गाइडलाइन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रकाश सबका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग जो है नए क्लास का शुरुआत करने वाले हैं, क्लास नंबर 12, जिसमें से पहले टॉपिक के बारे में जानेंगे। पहला जो यूनिट है एनसीईआरटी से भी बात किया जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। ये आप पहले टॉपिक अर्थात जिसको हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी को हम लोग अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। ये टॉपिक जितना आप गहराई से पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक उतना सरल होगा। तो इसका इस्तेमाल करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, इसका इस्तेमाल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है, अल्टरनेटिंग करंट में है। फिर हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ साथ जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अनइक्वल नेचर ऑफ मैटर, इसके बाद सेमीकंडक्टर एंड देयर डिवाइसेस। तो इसमें जितना मेहनत किया जाएगा आने वाला टॉपिक उतना ही सरल होगा। बिना समय गवाए सीधा हम लोग चलते हैं टॉपिक के तरफ। और ये पहला टॉपिक रहा हम लोगों का। अगर एनसीईआरटी देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ आपको पहला जो यूनिट मिलेगा उसके अंतर्गत इसी के अंतर्गत आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जरा सा इसको हम लोग खंडित करते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, इसका क्या लिटरल मीनिंग होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर हम लोग छोड़े तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, यानी इसी की वजह से इलेक्ट्रोस्टैट को कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ क्या होता है कि कुछ जो चार्जेस के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि चार्ज कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज का एक ब्रॉड सेंस है। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या डिफरेंस है, क्या दोनों समान है, या कौन किस पर किसकी वजह से है, ये सारे सवाल आएंगे। ये बेसिक टॉपिक है, इसमें से जितना डिस्कशन स्टूडेंट आपस में करता है उतना ही बेनिफिट होगा। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले जितना भी टॉपिक है वो सब इसी पर बेस्ड है। तो आपस में जो है इधर उधर का बात में करके अगर इसी पर डिस्कस किया जाए तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब आता है ये शुरुआती दौर का जो रहा है उसके अनुसार इसका नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों पड़ा भाई, तो हम लोग जरा सा जब थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड जो जाएंगे चार्ज का तो वहां पता चलेगा कि ग्रीक में पहली बार जो थिन्स ऑफ माइनस लो मटेरियल्स को जो रब सुटेबल मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशन जब ड्रैग किया तो उसने देखा जैसे था एक एम्बर था और सिल्क वूल को जब रगड़ा तो कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को वो अपने तरफ आकर्षित कर रहा था। वैसे एम्बर का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके अनुसार इसका नाम पड़ा बिकॉज चार्जेस एट रेस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड by rubbing two suitable buttons या two suitable material buttons under suitable condition, physical conditions में अगर दोनों को ड्रैग किया जाए तो यहाँ जो है इस तरह से जो चार्ज एग्जिस्ट किया, अस्तित्व में आया, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं क्या इसी को इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का सवाल होता है कि वही चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। हाँ भाई दोनों लगभग सेम है, लेकिन ये हम लोगों को दर्शाना पड़ेगा कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है या कौन किस पर निर्भर करता है। इस बात की चर्चा भी करनी पड़ेगी। तो हम लोग इसके अंदर जाने के पहले जरा सा हम लोग देखते हैं कि चलिए चार्ज को थोड़ा सा आप इतना समझिए कि भाई किसी मटेरियल बॉडी से इलेक्ट्रॉन जिसकी चर्चा बेहद होने वाली है, इसमें से थोड़ा सा मटेरियल से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, किसका होल्डिंग है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ये सारी जानकारी आगे हम लोग को मिलने वाली है। और अगर किसी मटेरियल पर हम लोग ये इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो अगर ये x मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाला गया तो x प्लस हो जाएगा, और ये अगर y मटेरियल है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये माइनस चार्ज होता है। एक सिंपल सा कंफर्मेशन अबाउट द चार्ज होना चाहिए कि यहाँ हम लोग को चार्ज आगे जो भी मिलने वाला है वो किसकी वजह से मिलने वाला है। तो
इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलने वाला है, और ये हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। तो अब आता है कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यही है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैट कहा जाता है, या इसके और जो विशेष डेफिनेशन है वो क्या हो सकता है। तो जरा सा एनसीईआरटी की तरफ चले तो उसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे इसको कहा जा सकता है कि स्टडी ऑफ चार्जेज एट द रेस्ट, यानी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि भाई चार्जेज एट रेस्ट नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि हम लोग सिर्फ चार्जेज एट रेस्ट नहीं बल्कि साथ में जोड़ करके ये भी बात पढ़ेंगे कि अगर चार्ज स्लो मोशन में हो तो उसको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही रखा जाता है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते हैं तो वहां जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो वहां आपको समस्या शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकालेंगे आने कैसे इलेक्ट्रॉन तो भाई करंट तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट तो कंडक्टर में ही है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सबको पता है कि न्यूक्लियस के डिफरेंट ऑर्बिट में यानी न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, इधर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग प्रोड्यूस कर नहीं सकते, आगे इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी डेफिनेशन क्या हो सकता है इसके लिए हम लोग जरा सा ध्यान देंगे इस बार कि भाई चार्जेज एट रेस्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्लो मूविंग चार्जेज है तो उसको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ हम लोग एनसीईआरटी के डेफिनेशन की तरफ चलेंगे और एनसीईआरटी क्या करता है इसके तरफ चलते हैं। तो भाई सबसे पहला बात मान लिया जाए कि एक बड़ी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया गया। अब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना के बहुत सारे विधि है, जिसमें से 4 हम लोगों को जानना है ना। कैसे चार्ज एग्जिस्ट करवाया जा सकता है, इसकी 4 विधि व्यवस्था है। एक विधि व्यवस्था ऐसी है जो नेचर में हमेशा होता रहता है। तो ये चार्ज जब पहले एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहला काम क्या करेगा कि अपना क्षेत्र बनाए। क्षेत्र कहने का मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसके अंदर अगर दूसरा इसी टाइप का चार्ज हम लोग यहाँ रखते हैं तो ये इसको पुश आउट कर देगा, बाहर की तरफ रिपेल करेगा। अब ध्यान रहे कि अगर ये चार्ज वेरी मच ग्रेटर देन Q0 हो तो यहाँ आपको रिलेटिव मोशन भी दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहला बात ये क्या होता है, फील्ड बनाता है। इसके बाद ये फोर्स लगाता है, दोनों तरह के फोर्सेस होंगे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, आगे हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद इस फील्ड में हम लोग को चार्ज और ला करके ऐड करना है। यस, बहुत सारे लोग जो है पढ़ चुके हैं इसको क्लास नंबर 10 में। तो ये हर कुछ जो है ट्रांसपेरेंट होने वाला है, कुछ भी हिडन इसमें होता नहीं है। ये कलेक्शन ऑफ चार्ज एट अ पर्टिकुलर रीजन करना पड़ेगा जहां की फील्ड है। तो इसी को आगे लेटर ऑन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। हालांकि जो एग्जिस्टेंस होगा माने अस्तित्व में जो आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, क्योंकि चार्जेस को एक जगह इकट्ठा जब किया जाएगा तो कहां से किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इनफिनिटी। तो अब सिंपल सा बात रखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इसका आंसर हम लोग सिंपली इस तरह से दे सकते हैं, क्या भाई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हिच काइंड ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस और स्लो मूविंग चार्जेस। यस, यहाँ एक बात ध्यान देना है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज की वजह से, तो ये निश्चित रूप से स्टैटिक होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, और नहीं तो स्लो मूविंग होना चाहिए। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो जरा से यहाँ लिस्ट कर लेते हैं भाई, लिस्ट बना लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फंडामेंटल सारा स्टडी, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फोर्स, वैसे सबसे पहले फील्ड आता है, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ जानेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वी हैव टू गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सबसे पहले हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को समझेंगे, उसी के हिसाब से काम किया जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबको पता है कि भाई जो हिंदी में विद्युतीय विभव कहते हैं या विद्युतीय विभवांतर जो कहा जाता है,
ये यहीं से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानना है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है भाई कि भाई इसको ध्यान में रखना है, नहीं तो अनुमान कुल हो जाएगा इसमें। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्लो मूविंग चार्ज आर स्टडीड अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस, अगर चार्ज मूव कर रहा है, वो स्लो मूविंग है, तो धीमा गति से चल रहा है, तो इसको हम लोग निश्चित रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का ब्यौरा। लेकिन सवाल ये पूछता है कि चार्ज है, चार्ज कहते किसको? इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज में क्या डिफरेंस है? तो भाई लोग एक बात समझ जाइए, चार्ज जो है जिसको हिंदी में आवेश कहते हैं, इसका बहुत व्यापक अर्थ है। इसी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। सिंपल एंड टू द पॉइंट ये बात है। यानी चार्ज दोनों को हम लोग लगभग उसी तरह से, कोई अंतर है नहीं। लेकिन अगर दोनों में लड़ाई हो जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड चार्ज में, तो एक बात तो तय है कि इसका सेंस बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड सेंस, इसको समझिए। और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आया तो भाई दोनों में अगर लड़ाई हो जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज से कहेगा हाँ चार्ज ये हमसे है जमाना, जमाने से। तो ये रहा बात आने, इसका सेंस बहुत ब्रॉड है। लेकिन और हम लोग जो यूज करेंगे, कैसे जानेंगे क्या है और किस तरह से थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको क्रिएट करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरफ चलते हैं और इलेक्ट्रिक चार्जेस में डेफिनेशन जाने के पहले जरा सा एक सेंस से हम लोग लड़ लेते हैं पहले, और ये है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो समझिए आपके लिए भी फिलहाल, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे चैप्टर जाएगा, जैसे होता क्या है कि अगर हम यहाँ पहले नहीं बताएं तो फिर एक बात आता है कि कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज लिख रहे हैं, कहीं चार्ज लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और वैसे भी ये डिस्कशन का बाद है, देखिए साइंस में जितना आपस में डिस्कस करेंगे, साइंस का उतना बढ़ोतरी होगा, आपके ज्ञान का बढ़ोतरी होगा, आपके नॉलेज का बढ़ोतरी होगा। और एक बार अगर रॉन्ग डायरेक्शन में आप चले गए तो फिर वापस ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और कंपैरेटिव एज है, यहाँ कुछ जो भी कुछ होगा वो लड़के ही होगा, विदाउट फाइट यहाँ आप विन नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले ही सबका जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहला बात ध्यान रखेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉइंट नंबर 1। दूसरा नंबर, एक बात जो यहाँ माइनर डिफरेंस है इसके तरफ चलते हैं, और ये है the term charge can be used more generally to कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, to any type of charge। जैसे मान लिया जाए कि मैग्नेटिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैट में जो चार्ज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, आगे जब मैग्नेटिज्म में जाएंगे वहां चार्ज को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे चार्जेस के लिए, यानी इस तरह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके लिए हम लोग 4 वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, जिससे कि स्पेशली जो है करंट फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ बहुत लोग बैठे लोग सोच रहे होंगे अरे तो करंट सीधा है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा, बन जाएगा। भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएंगे तो वहां जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते, क्या ऐसे सिचुएशंस आएंगे, आयंस की वजह से भी करंट का फॉर्मेशन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट का फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि भाई यहाँ सीधा सा समझना है कि चार्ज जो है वो यूज किया जा सकता है। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, फिर मैग्नेटिक चार्ज हो गया, यानी इलेक्ट्रोस्टैट में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, आयंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे पॉजिटिव आयन हो। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो जुड़ा हुआ है उस जगह से जहां से हम लोग जो इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन होता है, जो विद्युतीय यानी जो विद्युत धारा से जुड़ा हुआ घटना है, उसी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब सारांश क्या हुआ, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है, कोई परेशानी नहीं है। सो सारांश, एसेंस मीन सारांश की भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे ये
भाग है किसका, तो ब्रॉडर कंसेप्ट जो होगा चार्ज का, उसका एक छोटा सा एक उप हिस्सा होगा। हालांकि दोनों का जो डेफिनेशन है, ये दोनों बॉर्न पीसेस होता है मैटर का। अर्थात जब डेफिनेशन की बारी आएगी तो हम लोग कुछ इस तरह से बोलेंगे, क्या सीधा बोलेंगे भाई देखो डेफिनेशन में तो एक कहना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर which give rise to electric force between various objects। and यहाँ कुछ वर्ड्स आएंगे जिसको क्लियर करना है। इलेक्ट्रिक चार्ज का बात हो रहा है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, अर्थात इंट्रिंसिक का मतलब साफ हुआ बॉर्न प्रॉपर्टी, जन्मजात गुण है ना। जैसे आदमी का दो पैर होता है, जन्मजात गुण है ना। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसको ये कैसे आया, कहां से आया, ऐसे सारे प्रश्न जो है निरर्थक है ना, बेसलेस है, क्योंकि ये बॉर्न प्रॉपर्टी होता है मैटर का, जिससे जो कहां पाया जाता है इसके एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हुआ है ना। न्यूट्रॉन में ये न्यूट्रल केस होता है, नेट चार्ज इसका 0 होता है। इसमें भी हम लोग जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पार्ट है, जिसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। मैटर व्हिच गिव्स राइज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, यानी तो 2 3 4 ऑब्जेक्ट हैं, दीज आर द चार्ज। तो जब हम लोग एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्ट करता है, यही है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसके आगे ये जो चार्ज हम लोग जाएंगे मैटर के आगे, जैसे मास के जैसा मास है ना, ये भी क्या है एक फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद में लेंथ हो गया, ठीक। तो ऐसी जो होते हैं प्रॉपर्टी, उस पर जो है एक्सपेरिमेंटेशन अभी तक सर्वाइव नहीं किया है। लेटर ऑन क्या होता है देखा जा सकता है, लेकिन इतना हम लोग यहाँ साफ साफ कर सकते हैं कि बॉर्न प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कह सकते कि इसके बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो पार्ट्स किए गए हैं वो पार्ट्स है, अभी फिलहाल वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं है। लेटर ऑन कुछ भी हो सकता है, साइंस के फील्ड में लोग लगे हुए रहते हैं, एक ही जगह विराम नहीं हो सकता है, फुल स्टॉप नहीं हो सकता है। तो फिलहाल ये आता है कि इज रिप्रेजेंटेड बाय Q और कैपिटल Q और स्मॉल q, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। थोड़ी देर के बाद इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि चार्ज जो है यहाँ रेस्ट में है, लेकिन इसका जो यूनिट क्रिएट किया गया है वो मूविंग चार्ज से किया गया है, यानी करंट से इसको चार्ज इसका जो है तो सबसेट नहीं रहता, तो जाहिर सी बात है हम लोग इसको कूलम ऐसे नहीं कर सकते थे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि कूलम जब आप यूनिट लिख रहे हैं तो सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, लेकिन इसका नोटेशन कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अब बारी आता है कि भाई ये दो तरह के होते हैं है ना। थोड़ा सा इसमें से हम लोग जाएंगे बैकग्राउंड में, इसका क्या हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, एक प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पर नेगेटिव चार्ज है, और यही मैग्नीट्यूड होता है। अभी हम लोग इसको पूरा देखते हैं 1 मिनट में। जैसे एक एटम है और हम लोग जानते हैं कि एटम का सेंट्रल कोर पोर्शन जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इसको सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं न्यूक्लियन। इसमें से प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। न्यूट्रॉन के पास नेट चार्ज का मान 0 होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कह रहे हैं, इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के अनुदिश और घड़ी के सुई के यानी एंटी क्लॉकवाइज उसके विपरीत दिशा में रिवॉल्व करता है। अब है एक इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। भाई साहब एक सिंपल बात समझिए कि इसको अगर हम लोग E कह देते हैं तो प्लस E हो जाएगा, इसको अगर हम लोग E कह दें
O माइनस E। सिंपल एंड टू द पॉइंट। कोई यहाँ तो यहाँ सीधा समझना है कि जो हम लोग चार्ज के बारे में जान रहे हैं तो इसके लिए सरल बात यहाँ रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी हम लोग अगर प्लस E शो कर रहे हैं इसका मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन और माइनस E शो कर रहे हैं तो ये हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक बात और समझना है कि आगे चल करके ये पॉजिट्रॉन पर चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन आने वाला है तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है। फिलहाल तो ये रहा बात। अब रहा कि भी इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी जाने के पहले हम लोग जरा सा यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो सीधा चलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। यूनिट्स लिख रहे वही एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिखना है दोनों सही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम अभी बात किए हुए थे कि भी ये जो होता है वो भले इसको ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है लेकिन ये डायनेमिक स्टेज से यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग इसको डेराइव करते हैं। जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग समझा जाता था, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग समझा जाता। आज के जमाने में क्या हो रहा है, ये दोनों जो है लगभग कॉमनली एक ही तरह से किया जा रहा है। रही बात इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड को तो ये बात समझिए कि ये 600 ईसा पूर्व की तरफ इशारा करता है, जहां थेल्स ऑफ माइलेट्स जो है, थेल्स ऑफ माइलेट्स नाम का एक ग्रीक फिजिसिस्ट जो था माइलेट्स, उसने पहली बार एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया था। क्रेडिट उसी को जाता है। ये हिस्टोरिक बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा उस पर जाने के लिए हम लोग को समझना चाहिए, कभी इस पर बात किया जाएगा। फिलहाल आपको सीधा रहना है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक बात समझना है कि अगर चार्ज रेस्ट में रहे या स्लो मोशन में रहे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। अगर वो मूव करता है तो फिर वो जो है यानी हम लोग स्लो मोशन से आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट मोशन की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ फिर चेंज हो जाएगा और हम लोग सीधा घुस जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। फिलहाल आगे चलते हैं। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन ले रहे हैं तो सबको पता है करंट जो 10th क्लास का सूत्र है, करंट बराबर यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी एक मेंबर है। इसका नोटेशन या तो आप ये लिख सकते हैं और नहीं तो आई भी आप छोड़ सकते हैं। ये रहा टी, जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फार्मूला में नहीं होता है फंडामेंटल में, उसको हम लोग लाते हैं जस्ट 0 ऑन हेड। और ये रहा L0, L टू द पावर 0, T टू द पावर 1, T टू द पावर 1। ये रहा डायमेंशनल फार्मूला किसका भाई, चार्ज का। ये डायमेंशनल फार्मूला पीछे छोड़ने वाला है नहीं, एक दो क्वेश्चन जो है लेकर के भाग सकता है, किसी भी एग्जाम में आ जाता है तो इसे सावधान रहने में भी फायदा है। अब रहा इसका एसआई यूनिट, तो भाई एसआई यूनिट इसका जो होगा यहाँ से उठाइए, ये हो गया एम्पियर और फिर ये हुआ इनटू सेकंड। एम्पियर सेकंड को ही बोला जाता है कूलम। फिर एक बात सावधान रहे है ना, कूलम और इसी को कहा जाता है यानी इसका नोटेशन होता है सी। इसके अलावा इसके अदर यूनिट्स भी होते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इसको आप समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में से क्या है कि इसी में से इसको स्टेट कूलम बोला जाता है। जहां कूलम है वहां इस्तेमाल करें स्टेट कूलम। स्टेट कूलम को ही कहा जाता है फ्रैंकलिन। और एक बात ध्यान रहे कि ये जो होता है दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। यस, ये चार्ज का द स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जाहिर सी बात है यहाँ से नाम ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो इसको आप रेस्ट में रखें। और ये जो होता है इक्विवेलेंट टू सीजीएस होता है। अगर जब सीजीएस यूनिट की बात किया जाए तो हम लोग ईएसयू लिख सकते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अभी इसका जो है कन्वर्जन भी दिखाया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट।
तो यहाँ हम लोग जरा सा प्रॉपर्टी में इसकी चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जस्ट जो ऊपर लिखे गए हैं इसको हम लोग ये करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टैटिक यूनिट। यहाँ जो आएगा ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में चार्ज को मेजर किया जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसका मतलब साफ हो गया कि ये रेस में होने वाला है नहीं, पहला नंबर बात। और दूसरा नंबर बात, ये मोशन में है, वो भी स्लो मोशन में नहीं है, तो यहाँ नहीं इस्तेमाल करना है। अभी जो यूनिट की चर्चा किया जा रहा है वो इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में इसका होता है केवी कूलम। देख रहे, ध्यान देना है थोड़ा यूनिट्स में, सब्जेक्ट वगैरह में मायने रखता है इसका यूनिट डायमेंशन, थोड़ा सा जो राइटिंग का स्पेशल मैनर होता है। देखिए भाई, एक बात तो सीधा है कि क्वेश्चन तो सब स्टूडेंट के लिए एक ही आता है ना, तो आप अगर एवरेज आंसर देते हैं तो ज्यादा मार्क्स का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप हर चीज को 5 नंबर 3 नंबर, जो हम अभी 12 की बात कर रहे हैं, फिर जो है पीवाईक्यू वगैरह में कॉम्पिटिटिव सेक्शन का बात किया जाए, सबका अलग अलग दायरा होता है। लेकिन एक बात समझना है कि यदि 5 नंबर का है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के अनुसार ही जब आप फुलफिल करेंगे तभी उसका नंबर मिलेगा। तो हर जगह शॉर्टकट निकालना नहीं है, 5 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है ना, हर जगह उस तरह से एक ही मान लिया जाए हाथी है और उसको जो है जो एक चपाती खिला दिए ऐसे तो खाएगा नहीं, अकेला खाने के बाद पूरा घर जो है तोड़ देगा। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब सब में संबंध आए, और एक बात याद रहे कि द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यस, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, अब ये होता है फैराडे। फैराडे, फैराडे नहीं छोड़ेगा, ये रहा F। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। अब एक बात याद रहे कि कूलम ही खुद बहुत बड़ा चार्ज का यूनिट है। इसका मतलब हुआ कि आप समझ सकते हैं कि फैराडे बहुत बड़ा यूनिट होता है। सबसे छोटा यूनिट हो गया यस, फ्रैंकलिन इसको कहा जाता है। फ्रैंकलिन ही था, है ना, जिसने कुछ कंसेप्ट दिया। कैवेंडिश का नाम आएगा, इसके बाद में आ चुका है हेल्स ऑफ माइलेट्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका पूरा नाम था, अमेरिकन फिजिसिस्ट था, लोग इसको मैथमेटिशियन भी कहते हैं। चलिए अब यहाँ हम सीधा रुक करते हैं आगे की तरफ, और अगला रुख है कि भाई कुछ बातें हैं जो हम लोगों को करना पड़ेगा। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, कुछ बातें हैं जो पुरानी बात है उसको नया करके, है ना, उस पर पुटिंग करके काम करना पड़ेगा। बिफोर 10 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 9 क्लास में पता नहीं था। तो अब आता है पहला नंबर, लाइक चार्जेस रिपीट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि अगर प्लस प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करता है, माइनस माइनस चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करता है, प्लस माइनस रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये कंसेप्ट देने वाला शख्स का नाम था, अभी फिर दिखा रहे, देखिए जैसे प्लस प्लस हुआ, अगर इसको हम लोग दोनों चार्ज अगर बड़ी मात्रा में हो और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, लिसन केयरफुली, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा और ये कहा जाएगा क्या है, ये देखिए रिपल्सन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपल्सन। इसी तरह से अगर माइनस माइनस चार्ज है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, यानी घर्षण विहीन जिसको कहते हैं, तो वहां इस तरह का मूवमेंट आप देख सकते हैं, समझने के लिए रिपल्सन हो गया। अगर प्लस माइनस होगा, जाहिर सी बात है अगर प्लस माइनस होगा तो यहाँ जो है एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये सवाल उठता है कि दिस इज द अट्रैक्शन, व्हाई सो, तो इसका जो है ना बेहतर एक्सप्लेनेशन कि व्हाई लाइक चार्जेस रिपीट टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, इसका एक्सप्लेनेशन हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बट वहां थोड़ा सा कंसेप्ट जरूरत है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो हमको पूरा याद रहता है,
हम उस जगह पर आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ऐसा क्या होता है। पहले फिलहाल जो है सीधा समझिए कि ये एक दूसरे को क्या करेगा, अगर लाइक चार्जेस है रिपीट करेगा, अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। दूसरा कुछ प्रॉपर्टी यहाँ हम लोग लाते हैं, तो प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू काइंड ऑफ चार्जेस। और जरा सा पीछे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा इसका बेचारे का नाम दे दिए है ना, बहुत मेहनत किया था तो इसका नाम देना लाजमी बात है। कैवेंडिश जो था इसी के नाम पर है ये कहा जाता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। यानी यहाँ जो दिया गया था, ये जो दिया गया है, ये दिया गया है कैवेंडिश के द्वारा। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेचारे का कल्याण हो जाएगा ना। ये कैवेंडिश। इसके बाद में जो पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस की बात कहा गया कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो इसके पीछे का वजह है बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी इसी को पोलैरिटी कहते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है हम लोगों का। तो जरा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए भाई फटाफट आते हैं। तो ये था आपका सम इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट पेज पर ये रहा the property which differentiate two kind of charges is called polarity of charges। चार्जेस दो तरह का प्लस माइनस, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन में खुद ब खुद आ जाएगा। वैसे जान जाइए कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। अब इसके अंदर का बात है, आगे आएगा तो एक कहलाता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी चर्चा आगे होगी विस्तृत। हम क्या बोले, ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोस्टैट को सुपरफिशियली पढ़ के आप 12th क्लास में बहुत बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर घुसना पड़ेगा, इसमें मेहनत करना पड़ेगा। आप जितना अंदर जाएंगे आपका ये पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो एक बात ध्यान रहे, 70 to 72% सिलेबस जो 12 का है वो चार्ज के हवाले है। जो बच गया सिलेबस वो ऑप्टिक्स के हवाले है। ये दो डकैत यहाँ है, इसमें से बड़ा डकैत चार्ज और दूसरा डकैत ऑप्टिक्स। तो इसी के इर्द गिर्द आपको रहना है। तो चार्ज में आप जितना समय गुजारते हैं चार्ज के साथ, आप उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए की है प्लस एंड माइनस कंसेप्ट जो होता है ना। अब ये क्या हुआ भाई, पिछले क्लास में चार्ज जान रहे दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। आगे बढ़िए, वही के रहने से थोड़े हो जाएगा है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और If an object has an electric charge, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज बोला जाता है। दूसरी बात, एक नेट चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान रहे नेट चार्ज का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर then it is said to be, या इसी को हम लोग यहाँ कहते हैं क्या, said to be neutral। अब न्यूट्रल में क्या होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एक इसीलिए तो कहा गया है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है जी, तो न्यूट्रल होता है। उसमें जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज बताया गया -19 कूलम, प्रोटॉन में वही प्लस हो जाता है। मास दोनों के अलग अलग हैं। अब यहाँ आपको ये समझना है कि भाई जहां बोल रहा है चार्ज जीरो, इसका मतलब हुआ नेट चार्ज जीरो है ना। तो नेट चार्ज जीरो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लिया जाए किसी में 11 इलेक्ट्रॉन है और उसमें प्रोटॉन भी 11 होगा। हम बात कर रहे हैं सोडियम का, तो नेट का मान कितना होगा भाई, जीरो हो गया। तो चार्ज तो इसमें है, कोई भी बड़ी जो अवेलेबल है मटेरियल बड़ी चीज तो पहले ही बोला गया है भैया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये बॉर्न प्रॉपर्टी है, जन्मजात गुण है। इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, उत्पन्न ना विनाश किया जा सकता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, उसमें से यूनिक जो एग्जांपल्स होंगे उसको दिया जाएगा। फिलहाल ये रहा इसका नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। अब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, हाँ भाई इसके पास डायरेक्शन नहीं है, नहीं तो आप ऐसे नहीं कर सकते +2 कूलम +3 कूलम -1 कूलम है ना, 3 2 5 में एक चला गया तो +4 कूलम, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तभी कर सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, सदिश राशि नहीं है, इसमें दिशा नहीं होती।
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है हम लोगों का when some electrons are removed from the atom it requires some positive charge and when some electrons are added to the atom it requires a negative charge। देखिए भाई एक बात सीधा समझना है, इसमें ज्यादा समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है। सबको पता है कि हर एक पदार्थ जो होता है एटम से बना होता है और एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है और ये इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन सदैव जो होता है बेचारा इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर न्यूक्लियस का ध्यान कम होता है अर्थात इस पर पकड़ कम होता है। जरा सा भी इलेक्ट्रॉन अगर इस पर अगर एनर्जी दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन लीक कर देगा एटम को। और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें एबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन पकड़ने की क्षमता ज्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अब यहाँ मान लिया जाए कि जैसे मान लिया जाए यहाँ सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं साफ बात, तो सोडियम का एग्जाम्पल लिए एटॉमिक नंबर 11 हो गया, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बता रहा है, यानी इतना प्लस चार्ज इतना माइनस चार्ज। अब इसमें से अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन ये यूज कर दिया, इसका मतलब हुआ 10 प्रोटॉन बचा और अभी यहाँ जो है 11 प्रोटॉन हो गया, 11 प्रोटॉन हो गया और 10 इलेक्ट्रॉन बचा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 10 ही है और यहाँ 11 प्रोटॉन है। एक बात और समझ जाइए है ना कि प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलेगा। बहुत लोग इसमें जो भी बोल रहा हो, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। अब इसमें से ये सब एक्सप्लेनेशन देना बेवकूफी है, ये न्यूक्लियर प्रोसेस से जुड़ा होता है। दूसरी बात है कि इसको बाहर निकालने के लिए आपको बहुत बड़े ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। न्यूक्लियस से ये सब जैसे मास छोटा बड़ा ये सब कुछ होता नहीं है। न्यूक्लियस से आप प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब सारा चार्ज का गेन कौन करता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता है। इसके बाद में क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना भी केवल वो वीक भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स से अगर यदि हम लोग दो न्यूक्लियॉन्स को, और एक और भी बात होता है कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन लंबे समय तक रहेगा तभी तो आप निकाल सकते हैं। अगर कोई आदमी लगातार छद्मवेशी हो, लगातार रूप बदल रहा हो, तो उसको पकड़ना बहुत कठिन है। प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। ये क्या चक्कर है? तो 1935 ईस्वी में लुकावा बोला गया, एक जापानीज केमिस्ट था जिसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बदलते रहते हैं और ये 10 पर घातांक -10 सेकेंड यानी 10 टू द पावर -10 सेकेंड के अंदर ये कन्वर्सन होते रहता है। तो ये बहुत सारे कारण है। न्यूक्लियस का जब स्पेसिफिक टॉपिक आएगा तो वहां इसका डिस्कशन किया जाएगा। बस सारांश यही है कि आप न्यूक्लियस से कभी भी प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। अब यहाँ सीधा बच गया, देखिए भैया 10 इलेक्ट्रॉन बचा 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या बढ़ती घटती नहीं है, गलत कंसेप्ट नहीं लगाना है, बाकी आप समझदार हैं। प्लस हो गया Cl 17 287 इलेक्ट्रॉन बुफर टाइप का है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया 2 8 यानी इसके पास 17 प्रोटॉन था, अब यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बढ़ गई यानी ये रहा Cl-। तो सिंपल सा बात है भाई कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से निकाले तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लिया तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बैठे बैठे बहुत लोग सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन लेंगे कैसे? भाई थोड़ा सा एनर्जी दे दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, वो बाहर निकल जाता है। एनर्जी देने के कई प्रारूप हैं, तो वही तो है मेथड ऑफ चार्जिंग। और ये चार्ज को रेस्ट में भी रखना है या स्लो मोशन में भी रखना है, इस तरह के बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या है, एक बड़ी है और इससे इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करवा रहे हैं।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, ये जो इसके एटम्स होते हैं, जहां जहां जिस एटम से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहा है वो एटम क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज होता चला जा रहा है। ये जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप एनर्जी दिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसी तरह की घटना घटती है जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। जैसे इस पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, देखिए फटाफट जैसे जैसे ऐड होते चला जा रहा है वैसे वैसे क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज इसके एटम्स होते चले जाते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि यदि इलेक्ट्रॉन कोई यूज कर रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की दिक्कत होगी उसमें, और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ रही है तो वो कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी। हाँ भाई, ये कंडक्टर में होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो उसमें से ये जाना जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी, बट बॉडी मस्ट बी कंडक्टिंग होना चाहिए। ट्रांसफर केवल है ना कंडक्टर्स में किया जा सकता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कैसे होगा। जैसे एक बॉडी है यहाँ पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा बॉडी है न्यूट्रल। अब इसको हम लोग जैसे इसमें टच करवा के वापस न्यूट्रल बॉडी में से टच करवाए, अब इसको हटा दीजिए भाई, तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जो ऐसा रहेगा कंडक्टर ये इस हालांकि इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा होगी वो घटेगी। ट्रांसफर का एक तरीका होता है जब तक दोनों का डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसको लेटर ऑन हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने वाले हैं, दोनों का बराबर नहीं हो जाए तब तक ये ट्रांसफर होने लगेगा। अब सिंपल लैंग्वेज में ऐसे है, जैसे मान लिया जाए दो टब है और दोनों बेस पर रखा हुआ है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, इसमें पानी की मात्रा कम है। फिर अब इसमें से ए कह दिए, इसको बी कह दिया, अच्छा दोनों नंबर मिल गया, अभी हटाते हैं इसका, ए हो गया बी हो गया, बीच में नल लगा दीजिए, है ना, ये वाला कटा हुआ हिस्सा इसको खोल देंगे, जाहिर सी बात है इधर से जाएगा। अब यहाँ पानी की कहानी है, नहीं पानी की जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं भैया, है ना, पानी नहीं बहेगा, यहाँ जब भी बहेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। एंड बेहतर ये होगा कि इसको हम लोग जाने बेहतर तरीके से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, जैसे एक चार्ज है इसको हम लोग स्पेस में रखते हैं तो सिर्फ रेस्ट में है या स्लो मोशन में है तो केवल ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, दूसरा किसी की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ केवल और केवल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स इस पॉइंट ध्यान रखना है। A charged particle at rest produces electric field only। चारों तरफ जो है अपना प्रसार प्रभाव क्षेत्र बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। फील्ड का मतलब क्षेत्र हुआ, उसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आया धक्का मार के बाहर, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आया जो उससे छोटा हो, यहाँ दोनों जो है बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे पृथ्वी का सतह, अब इस पर एक बड़ी ऊपर में रखते हैं, जैसे छोड़ते हैं, हालांकि दोनों फोर्स एक दूसरे पर बराबर लगाता है, क्योंकि फोर्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इस तरह के फोर्सेस का जो निर्माण होता है उसमें से दोनों बॉडीज का, जैसे यहाँ वहां दोनों बॉडीज का मास था, यहाँ दोनों बॉडीज के चार्ज होंगे, लेकिन मैसिविटी की वजह से पृथ्वी की तरफ बॉडी जो है वो फॉल डाउन कर जाता है। तो यहाँ से ये बात ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट में है या वेरी स्लो मोशन में है तो इसके चारों तरफ का फील्ड जो होगा, क्षेत्र जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेक्स्ट में आ रहा है चार्ज पार्टिकल विल एक्ट with unaccelerated motion produces both electric and magnetic field but does not radiate energy। मतलब अगले पॉइंट का ये एक बात बताया जा रहा है, अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड नहीं, क्या मतलब हुआ, जैसे एकदम सिंपल रखिए a बराबर v माइनस u बाई टी। अब एक्सेलरेशन बराबर 0 कब होगा कैसे जानेंगे, तो एक्सेलरेशन बराबर 0 तभी हो सकता है जब यहाँ v बराबर u, जैसे मान लिया जाए एक बॉडी चला, यहाँ देखे u है, यहाँ देखे v है, t बराबर 2 सेकंड में ये घटना घट रही है। अब यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 5 बटा 5 5 माइनस 5
और बटा में 2 बराबर 0 बटा में 2 नथिंग यू गेट। सो ये हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा भैया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं। मुश्किल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, वहां भी जो होगा कांस्टेंट होगा, लेकिन उस वक्त वहां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है उसी से ज्वाइंट हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, शुद्ध हिंदी में। चलिए अब आता है, इसका मतलब हुआ कि अगर चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया जाए, एक चार्ज अगर एक्सेलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट किए जाएंगे। क्लास नंबर 11 में जैसे भी पढ़े हो, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केमिस्ट्री भी पढ़ना था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। भैया आजकल जो फोन वगैरह हम जो आपसे दिखाती है, या दुनिया जो इसके पीछे दौड़ रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा हीरो का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है ना, वो ओरिजिन है एक्सेलरेटेड चार्ज। अब एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, हाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, करंट ए बराबर ±2 मीटर पर सेकेंड, है ना। खाली ऐसे नहीं, एक्सेलरेटेड चार्ज दोनों सोचना है, एक्सेलरेट भी होना चाहिए, डी एक्सेलरेट भी होना चाहिए। आने फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो कभी फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, कभी इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। तो वहां एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट होता है। और हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसका प्रारूप देखते हैं, है ना। ये देखिए आगे पढ़ना है, 3 नंबर का टॉपिक है 12 में। तो यहाँ इस तरह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नजर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी नजर आएगा, और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप पढ़ेंगे लास्ट में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, तो यही वो जगह है जहां आप पीछे के सारे टॉपिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, फिर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, फिर मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो सारांश एसेंस जो होता है वो सब एक जगह कलेक्ट करके हम लोग पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ये 3 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं, तो आगे काम आएगा। 3 डायमेंशन आपका हो चुका है, हम लोग इसको निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले में से कुछ कन्वर्शन है। जैसे एक कूलम, हम बोले थे कि कूलम इज द वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत बड़ा यूनिट है भाई। तो एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU या फ्रैंकलिन ऑफ चार्ज। दूसरा नंबर हो गया 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU, पहले बताया जा चुका है, लिख करके बताया गया है। और CGS यूनिट स्टेट कूलम होता है, वो इक्विवेलेंट होता है CGS का। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो आपको वहां करके दिखाया गया। एक बात याद रहे, अरे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में हैं थोड़ा, लेकिन ये फंडामेंटल यहाँ जो है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत चार्ज को नहीं रखा गया। बेचारे को जो है डायमेंशनल फार्मूला या यूनिट के लिए देखना पड़ेगा इसको। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले ना कि चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज में से थोड़ा सा जो माइन्यूट डिफरेंस है वो हम लोगों के दिमाग में होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, चलिए भाई, कूलम इज द वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, ये पहले, लेकिन बनाएंगे हम लोग वही एसआई यूनिट ही पढ़ना है हम लोग को, तो मिला जुला करके, तो है ना, जीना यहाँ मरना है। तो इसके लिए 10 प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल क्लास नंबर 11 में किया गया था। 10 पर जो पावर दिखाया गया था, वैसे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जो पढ़े हैं वो इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ सीधा समझिए भाई, इतना ज्यादा कड़ा हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। टू एक्सप्रेस इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, अगर मान लीजिए इन वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये निकालना पड़ेगा कि भाई कितना बड़ा अमाउंट है। तो न्यूमेरिकल के द्वारा पहले सिंपल से बनाइए, इसके बाद
10 प्रीफिक्सेस के द्वारा इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। मिली कूलम का मतलब हुआ 10 to the power -3 कूलम। माइक्रो कूलम का मतलब हुआ 10 to the power -6 कूलम। इसके बाद नैनो कूलम का मतलब हुआ 10 to the power -9 कूलम। इसके बाद में पिको कूलम का मतलब हुआ 10 to the power -12 कूलम। पिको को मिल जाएगा लिखा हुआ म्यू सी। आप देखिए भाई ये तो कर ही सकते हैं। म्यू का मतलब 10 to the power -6, फिर बोला म्यू का पावर -6 कूलम अर्थात 10 to the power -12 कूलम अर्थात इसी को कहते हैं पिको कूलम। तो इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल में करने वाले हैं और आगे जरूरत पड़ेगा और किया जाएगा इसमें से। अब द चार्ज इज associated to the mass is very important for us। चार्ज जो है वो मास से जुड़ा हुआ है। मास अगर कोई बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं तो सीधा इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना है नहीं क्या कि चार्जिंग ऑफ बॉडी इफेक्ट्स इट्स मास। अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो वो द्रव्यमान अर्थात मास को प्रभावित करता है। ठीक से पूछा गया हाउ वी हैव टू आंसर। यही सीधी सी बात है कि अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करना है, अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वन डायरेक्शन में नहीं सोचना है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम चला गया चार्ज इसका, या इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन। आप जा रहे हैं तो साथ में नाक भी जा रहा है तो कान भी जा रहा है, ये पूरे बढ़ी जाएगा। इसका मतलब इसका मास भी जा रहा है 9.1 into 10 to the power -31 kg। सिंपल लॉजिक रखना है। चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके साथ मास भी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मास भी जा रहा है। इसका मतलब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो निश्चित रूप से क्या होगा, उसका मास घटेगा, निश्चित रूप से घटेगा। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसमें एडिशन ऑफ मास होगा तो वहां इलेक्ट्रॉन मास का मान बढ़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो एक न्यूट्रल बॉडी में पहले ही बताया जा चुका है इन न्यूट्रल बॉडी द नेट चार्ज इज इक्वल टू 0, दैट इज द सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये बात हम लोग कर चुके हैं। कोई भी मटेरियल जो नेचर में लगभग उपलब्ध होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, तो एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन मेथड। तो वो तो चलता रहता है नेचर में, उसको हम लोग मना नहीं कर सकते, नेचर में अवेलेबल है। लेकिन ज्यादातर जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये न्यूट्रल बॉडी का लक्षण है। जैसे अनचार्ज बॉडी भी हम लोग कह सकते हैं। एक बॉडी यहाँ लाया गया, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन की संख्या, यहाँ मास मान लेते हैं हम लोग ये, यानी यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किस केस में नहीं, तो न्यूट्रल बॉडी अगर रहेगा तो हालात ये बनेंगे। अब आता है कि अगर इसमें हम लोग कुछ करें का क्या मतलब हुआ, है ना। आदमी ये भाई नेचर को छेड़कर ही साइंस सीखा जा सकता है। बिना नेचर के योगदान के वजह से हम लोग, बिना नेचर के हेल्प की वजह से साइंस कभी भी डेवलप नहीं करेगा, कोई चांस नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज मींस द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है जैसे अभी दिखाया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा कि जितने भी एटम्स यहाँ पॉजिटिवली चार्ज दिखाए जा रहे हैं इससे सब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बाहर निकला है। और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेस दिन प्रोटॉन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ देखें तो मास m डैश हो जाएगा, और मास अगर m डैश हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बड़ी m डैश इज लेस देन m हो जाएगा। यानी देखिए ये m कहां से आया, तो न्यूट्रल बॉडी का हम लोग मास कितना माने भाई, m माने हैं m। तो इसी से कंपेयर करते चले जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, डिफिशियंसी का हिंदी होता है कमी, है ना। ये कमी है इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके एटम से जो है वो जनरेट किए हुए हैं, निकाले हुए हैं बाहर, तो ये वाला जो होगा आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास घटता है, न्यूट्रल बॉडी से कम।
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है, यहाँ जरा सा देख लेंगे कि भाई मास घटने के पीछे का वजह क्या है। बिकॉज रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, causes decrease in mass body by mass of the body by 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ध्यान रहे क्योंकि आगे इस पर प्रॉब्लम भी आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा, पक्का आएगा। दूसरा नंबर आता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ रहा था ना, ये निकल रहा था, जाहिर सी बात है खाली चार्ज तो नहीं निकल रहा था ना, साथ में मास भी ऐड हो रहा था। तो सीधी सी बात यहाँ समझना है कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी किससे, प्रोटॉन की। यानी अगर इसको m डबल डैश माने तो यहाँ घटना जो घट रही है, नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास ग्रेटर हो जाएगा किससे, न्यूट्रल बॉडी से, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी का मास हम लोग m मानेंगे। अब यहाँ जो है मास क्यों बढ़ा, वेरी सिंपल, और क्या हो जाएगा आंसर डी, बिकॉज एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन causes increase in mass of body by 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। यानी ये जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें से मास का मान क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये एनसीईआरटी में जो डिस्क्राइब किया गया प्रॉपर्टीज है, हम लोग उसकी चर्चा इसमें से करने वाले हैं। इसमें से न्यूमेरिकल है, इस पे न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, और इसके बाद इंसुलेटर और कंडक्टर, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग की 4 विधि हैं, आज ही बोल दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें से कुछ 1-2 वीडियो की संख्या बढ़ी हुई रहेगी सामान्य रूप से, ताकि आप डेप्थ में जाएं, इसके बारे में जाने। थोड़ा सा समय 2-4 दिन ज्यादा लगेगा, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, या आने वाले जो अपकमिंग टॉपिक है उसको आसानी से निपटा जा सकता है। एक बात और, ये जो चैनल है उसमें से दोनों मीडियम में रिकॉर्डेड वीडियोस डाला जाएगा, हिंदी माध्यम में भी और अंग्रेजी माध्यम में भी। तो जिसको जिसमें समझ आएगा आप उसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ से रेगुलरली हम ऐड करते चले जाएंगे, है ना, और घबराने की जरूरत नहीं। इसमें से जितना भी पीवाईक्यू होगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नीट, जेई, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होंगे उसका लेवल बढ़ा करके, जैसे जैसे अभी आ रहा है, हालांकि अभी कुछ लेवल वगैरह है नहीं, कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस तरह का प्रश्न के लिए वहाँ पीवाईक्यू आपका डाला जाएगा। सबको शुभ रात्रि, अब फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।